स्वागत है आप सबका दोस्तों स्कूल ऑफ परीक्षा में, हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। कल के वीडियो में हमने बात किया था धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक गुण की, और इसमें पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो इसमें लिखेंगे कि धातुएं प्रायः ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बनाती कैसे हैं। उदाहरण देखिए आप, कोई एक धातु को लेते हैं, मान लीजिए Na के 4 परमाणु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। Na के 4 परमाणु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं क्या? Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। और सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या बनाती हैं? ऑक्साइड। तो Na सोडियम यानी ये धातु है, और धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाती हैं? सोडियम ऑक्साइड। अब चूंकि इसको बैलेंस भी करना होगा तो बैलेंस के लिए क्या करेंगे? इधर सोडियम कितना है, इधर O कितना है? 2। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2Na2O, यानी सोडियम 4 और ऑक्सीजन कितना? 2। ये था सोडियम, और ये क्या था? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन धातुओं के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? यानी ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। अगर हम और भी बात करें एग्जाम्पल्स की, तो मैग्नीशियम को लेते हैं। मैग्नीशियम के 2 परमाणु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तब ये क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये हो जाएगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं कि प्लस ऊपर में है ही, तो ये बनाती हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आप लोग लिख लीजिए। आगे है इसमें कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, भस्म का रूप लेते हैं। वो धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। भास्मिक का मतलब होता है कि वो जल में घुलकर क्या देते हैं? OH। ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे पहले भस्म और अम्ल। भस्म क्या देता है? OH माइनस, और अम्ल क्या देता है? OH प्लस। अगर हम किसी धातु के ऑक्साइड को लेते हैं, जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, अगर इसको हम घोलते हैं जल के साथ, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड, और अगर इसको जल में घोला जाए तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? 2NaOH। हम देखते हैं कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं परमाणु। इधर Na कितना था, इधर भी Na कितना हो गया, इधर H कितना था,
इधर भी H कितना हो गया, O कितना था, 1 और 1 2, यहाँ भी O कितना हो गया, और इसको पढ़ेंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी जब धातु के ऑक्साइड कहाँ घुलते हैं, जल में, तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, यानी उसका जो प्रकृति होता है वो क्या हो जाता है, भास्मिक। ये भस्म ही है ना। अब Na2O बना कैसे, अगर हम इसको भी देखें तो यहाँ पर 2 तत्व हैं, कौन कौन, सोडियम और ऑक्सीजन। वैलेंसी के आधार पर सूत्र का निर्माण होता है। सोडियम का संयोजकता कितना है और ऑक्सीजन का, इससे इसमें, तो क्या बन जाएगा ये Na2 और क्या। यानी जो पहला गुण है उसका ये है कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, कुछ धातु के ऑक्साइड भास्मिक भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। इनको बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। लिख लीजिए, कुछ धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक तथा अम्लीय दोनों होते हैं। इन्हें द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो सूत्र होगा Al2O3, ये कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना है, वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन कितना है, क्या बन जाएगा, Al2O3। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सभी जो हैं ये सारे कैसे ऑक्साइड हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड, क्योंकि इनमें दोनों का गुण होता है। ये अम्लीय भी होते हैं और क्या, भास्मिक भी होते हैं। यानी ये H+ आयन भी किसी स्थिति में देते हैं और OH- भी देते हैं। तो अब इसके आगे दूसरे गुण पे हम लोग चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक समान क्रियाशील नहीं होती हैं, कुछ अत्यधिक तीव्र होती हैं तो कुछ कम भी होती हैं। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक समान क्रियाशील नहीं होती हैं, कुछ अत्यधिक तीव्र होती हैं तो कुछ कम। सोडियम धातु जो है, सोडियम खुले रूप में, सोडियम खुले रूप में ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। सोडियम को अगर सिर्फ मुक्त रूप से खोल दिया जाए तो वो O2 से अभिक्रिया कर लेती है और वो क्या होती है, जल जाती है। इसलिए सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर
रखा जाता है। अच्छा, अगर कोई सवाल ऐसा पूछ दे कि इसको पानी में क्यों नहीं रखते हैं सोडियम को? क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वापस जल सकती हैं, जल जाएंगी, इसलिए इसको पानी में भी नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं इसको? केरोसिन तेल में डुबोकर। अगले धातु की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है, सिर्फ सोडियम ही नहीं, यहाँ पोटेशियम भी आप लिख सकते हैं, Na तथा K, ये दोनों एक समान क्रियाशील होती हैं, इसलिए इन दोनों को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कमरे के ताप पर यानी खुले रूप में O2 से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सकती है। खुले रूप में नहीं करती है, लेकिन यह करती है O2 से अभिक्रिया। यहाँ पे लिखेंगे कि मैग्नीशियम कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन यह O2 से अभिक्रिया कराने पर आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। अब अगर सवाल पूछा जाए कि हवा यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के मामले में ज़्यादा क्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम कि सोडियम और पोटेशियम? ज़्यादा क्रियाशील कौन है? सोडियम। और क्यों? क्योंकि ये आसानी से खुले रूप में ही ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया कर लेती हैं, लेकिन ये करती हैं, ये अभिक्रिया करती हैं, लेकिन इतनी आसानी से करती हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः मैग्नीशियम के तथा Na के अपेक्षा कम क्रियाशील। इसी प्रकार अन्य धातु भी, जिंक को अगर ऑक्सीजन से तीव्रता से अभिक्रिया कराया जाए गर्म करके, तब वो अभिक्रिया कर लेती हैं। यानी जिंक जो है वो इसके अपेक्षा कम क्रियाशील है और इसके अपेक्षा इसके अपेक्षा और भी कम क्रियाशील है, यही ना। जिंक जो है वो मैग्नीशियम के जैसा आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, बल्कि उससे अगर O2 को हार्डली रूप से गर्म करके अभिक्रिया कराया जाए, किसके साथ? जिंक के साथ, तब वो जिंक के साथ अभिक्रिया करती है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन आसानी से नहीं करती है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई सवाल पूछे कि जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम में सबसे क्रियाशील कौन है? सोडियम, उसके बाद और उससे कम जिंक। यहाँ ये भी लिख देते हैं कि जिंक आसानी से O2 से अभिक्रिया नहीं करती हैं, बल्कि तीव्रता से गर्म करने पर यह अभिक्रिया करती है। अतः जिंक मैग्नीशियम से क्या है?
अधिक क्रियाशील कि कम क्रियाशील? कम क्रियाशील। कम क्रियाशील ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता के मामले में सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैं कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम। रीजन उसका, ये मुक्त अवस्था में भी अभिक्रिया कर लेती हैं, जल जाती हैं। अगर इसको जल के साथ भी रखेंगे, जल में डुबोकर, तब भी अभिक्रिया कर लेंगे। इसलिए इसको किस में डुबोकर रखते हैं? केरोसिन में। उसके बाद किसका नाम आता है? मैग्नीशियम का। उसके बाद कौन आता है? इसलिए जैसा गुण होता है धातुओं का, उस हिसाब से वो अभिक्रिया करती हैं धातुओं के साथ, कोई कम कोई ज़्यादा। ये सीरीज है, एक श्रृंखला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के मामले का, ये घटता क्रम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? उससे कम कौन? उससे कम कौन? उससे कम कौन? उससे कम सिल्वर। और उससे कम कौन? ऑरम मीन्स क्या होता है? सोना। ठीक है, यानी अगर इस सीरीज की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? सोडियम। और सबसे कम कौन है? सोना। ये किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब है जल के साथ अभिक्रिया। इसका दूसरा जो गुण है वो है जल के साथ अभिक्रिया। तो जिस प्रकार ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में धातुएं अलग अलग वेग से अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन के साथ भी अलग अलग धातुओं का अलग अलग रूप और अलग अलग वेग होता है, उसी प्रकार जल के साथ भी जब अभिक्रिया होता है, किसका? धातुओं का। जब वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उनका गुण और उनका वेग अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है जल के अभिक्रिया में? फिर से वही सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं। तो यहाँ लिखेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया में विभिन्न धातुओं का वेग या विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग है। सबसे पहला है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो अभिक्रिया करती ही नहीं हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन सी धातुएं करती हैं। और याद रखना कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया जो धातुएं करती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया में क्रियाशील समूह में सबसे ऊपर होती हैं, यानी वो सबसे क्रियाशील होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ क्या कर लेती हैं? अभिक्रिया करती हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? भास्मिक नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सोडियम का 2 परमाणु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम का 2 परमाणु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है और क्या मुक्त होता है, ये पता चलेगा हमको। तो उस स्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और मुक्त क्या होता है? कौन सा गैस? हाइड्रोजन। याद रखिएगा भैया कि जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है या कोई भी धातु, चाहे वो पोटेशियम हो या कैल्शियम हो,
तो उस स्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करने पर वो एक भस्म बनाता है, और भस्म के साथ मुक्त कौन सा गैस होता है? कौन सा गैस? एक और एग्जाम्पल, जैसे कैलियम। कैलियम किसका लैटिन नाम है? पोटेशियम का। तो कैलियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैलियम यानी पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है 2KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाया? और उस स्थिति में कौन सा गैस मुक्त होता है? अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ जो परमाणु की संख्याएं हैं, हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु की संख्या, वो समान है कि नहीं है। सोडियम इधर कितना था? 2, यहाँ भी कितना? 2। हाइड्रोजन कितना था? 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 और 2 कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना था? 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। इधर पोटेशियम कितना था? यहाँ भी कितना? 2। हाइड्रोजन था 4, यहाँ 2 और 2 4 हुआ, और ऑक्सीजन कितना था? 2, यहाँ भी कितना? इससे ये पता चलता है कि ये रासायनिक समीकरण कैसा है? संतुलित है। और जब धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो बनाती हैं भस्म, और कौन सा गैस मुक्त करती हैं? वो हाइड्रोजन। ठीक है, मैं तो समझ में आ गया ना। इसके आगे अब करेंगे चर्चा। अब आगे है इसमें कि कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, बल्कि वो किसके साथ अभिक्रिया करती हैं? भाप कब निकलता है? जब पानी को गर्म किया जाता है, यानी ये गर्म जल या गर्म जल के भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। कौन कौन? मैग्नीशियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं गर्म जल या उसके भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब जब ये अभिक्रिया करती हैं उसके साथ तो ये बनाती हैं ऑक्साइड। क्या बनाती हैं? और मुक्त होता है क्या? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे लिख लीजिए भैया कि ये धातुएं भाप से अभिक्रिया करके धातु के क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं, तथा कौन सा गैस मुक्त होता है? H2 गैस मुक्त होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, भाप तो जल से ही बनता है ना, तो भाप का भी सूत्र H2O ही रहेगा। मैग्नीशियम जब भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं तब मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया कर लेती हैं? ऑक्सीजन से। यानी ये क्या बनाती हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मुक्त कौन सा गैस होता है? H2 यानी हाइड्रोजन। इसी प्रकार आयरन भी जब ऑक्सीजन जब जल के भाप के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये बनाएगी क्या? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, और मुक्त कौन सा गैस होगा उस स्थिति में भी? हाइड्रोजन। उसी प्रकार जिंक भी जब अभिक्रिया करती हैं तो कौन सा गैस मुक्त करती हैं? हाइड्रोजन। और कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे क्या? कॉपर, मरकरी, टीन, ये सब ऐसी धातुएं हैं। सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। ये ऐसी धातुएं हैं जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये सारी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधिकांश जगह जो टंकी होता है, टंकी गर्म जल की टंकी के रूप में या ठंडे जल की टंकी के रूप में जो यूज होता है वो कॉपर का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? जल के साथ।
और इसलिए इसका यूज हम लोग टंकी के रूप में भी करते हैं। गोल्ड, सिल्वर ऐसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनमें जंग भी नहीं लगता है जल्दी। गोल्ड, सिल्वर जैसी धातुओं में जंग नहीं लगता है। कॉपर में भी जंग लगता है हरे रंग का, लेकिन वो जंग नहीं होता है, बल्कि पानी का जो विलयन होता है, जो जलीय विलयन होता है, उसके ऑक्साइड होते हैं जो उनमें जाकर के सट जाते हैं या वहाँ एक दाग बना लेते हैं, वो जंग नहीं होता है। बाकी सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुओं में जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये जल के साथ विक्रिया। और अगर कहीं सवाल कोई पूछ दे कि कॉपर का यूज गर्म जल की टंकी के रूप में क्यों होता है, क्योंकि ये जल ठंडे जल या भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया आप लोग। अब है अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु जो होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्लों से क्या मुक्त करती हैं? कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करती हैं? अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अब है कि अम्लों के साथ अभिक्रिया भी धातुओं के विद्युत धनात्मक गुण पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा विद्युत धनात्मक धातु होगी गुण वाली, वो उतने ही प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। जितनी कम रहेगी उतने कम प्रबल के साथ करेगी। यहाँ लिखना पड़ेगा कि अम्लों के साथ अभिक्रिया धातुओं के विद्युत धनात्मक गुण पर निर्भर करती हैं। ठीक है? तब अधिक विद्युत धनात्मक गुण वाली धातु कम विद्युत धनात्मक गुण वाले धातुओं की अपेक्षा अम्लों के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। जैसे एक धातु को ले लेते हैं हम लोग 2Na, यानी Na के दो परमाणु जब 2HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं क्या? 2NaCl, यानी लवण, और मुक्त क्या करते हैं? हाइड्रोजन। जब धातु जिसका विद्युत धनात्मक गुण बहुत ज़्यादा है, वो जब अम्ल के साथ, किसके साथ? HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं,
तो ये क्या बनाता है? लवण, और मुक्त क्या करता है? हाइड्रोजन गैस।